हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम विकास से संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हैं। जीन प्याजे यह स्विट्ज़रलैंड निवासी है। प्याजे यह स्विस मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध है। प्याजे ने जेनोवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। ये जीवशास्त्री थे, किंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अधिक कार्य किया है। इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। प्याजे ने सर्वप्रथम 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। प्याजे ने 20वीं शताब्दी में मानव विकास विशेष तथा किशोरावस्था के विभिन्न पहलुओं की ओर अपने अनेक लेखों तथा पुस्तकों के माध्यम से ध्यान दिलाया था, जिनकी ओर अब तक अन्य मनोवैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया था। प्याजे ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें सबसे प्रकाशित या प्रचलित पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। जो किताबें उन्होंने लिखी उसमें सबसे पहले है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923, दो द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड 1926, तीन The Child Conception of Physical Casuality 1927, 4 The Moral Judgment of the Child 1932। इस प्रकार की प्याजे ने साधारणतः 32 पुस्तकें लिखी। इनमें कई मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के क्रमिक विकास का वर्णन किया गया। यही कारण था कि इनकी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं उन्होंने बताई अपने सिद्धांत में, उन अवस्थाओं को समझने से पहले इन्होंने जो सिद्धांत में महत्वपूर्ण संप्रत्यय बताए हैं, पहले वे हमें समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संज्ञान क्या है। संज्ञान, इससे सभी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें सभी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण किया जाता है एवं उसका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। उसके बाद प्याजे ने अपने सिद्धांत में गामक विकास के बारे में भी बताया है। गामक विकास का अर्थ है बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होता है। सीधा सीधा अर्थ है इसका, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना। उसके बाद प्याजे ने अपने सिद्धांत में प्रतिवर्ती क्रियाएं भी बताई हैं, जिसका अर्थ होता है कि किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक से अनुक्रियाएं कर जाना। उसके बाद उन्होंने वृत्तिक क्रियाएं भी अपने सिद्धांत में वापरी है, जिसका अर्थ होता है बार बार दोहराना। प्याजे ने अपने सिद्धांत में स्कीमा शब्द का भी प्रयोग किया है। स्कीमा को ही योजना भी कहा जाता है। स्कीमा का तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से होता है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। स्कीमा दो प्रकार के होते हैं, साधारण स्कीमा भी होता है और जटिल स्कीमा भी होता है। प्याजे का संपूर्ण सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। प्याजे अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट करके बताते हैं कि संज्ञानात्मक परिवर्तन कैसे घटित होता है, अर्थात जो कुछ भी स्कीमा होती है या जो कुछ योजनाएं होती है, उन स्कीमा या योजनाओं में कैसे परिवर्तन होता है।
इसकी व्याख्या देने के लिए पियाजे ने दो महत्वपूर्ण बौद्धिक कार्यों की पहचान की है, जिसमें उन्होंने अनुकूलन एवं संगठन इन कार्यों को बुनियादी रूप से महत्वपूर्ण बताया है। और ये दोनों की दोनों कार्य जीवनापर्यंत समान चलते रहते हैं, ऐसा पियाजे का भी मानना है। अब हम इसमें देखते हैं कि अनुकूलन क्या है, किसे कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन पियाजे के अनुसार व्यक्ति में वातावरण के साथ सामंजस्य रखने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, उसे ही अनुकूलन कहा जाता है। आगे चल के पियाजे ने कहा कि अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं भी होती हैं, एक आत्मसात्मीकरण और दूसरा व्यवस्थापन। अब हम इसे देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। आत्मसात्मीकरण, आत्मसात्मीकरण को ही सात्मीकरण भी कहा जाता है। पियाजे ने ये कहा है कि आत्मसात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात व्यक्ति नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में आत्मसात कर लेता है। यही बताने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि जैविक वृद्धि के लिए उन्होंने यह बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो उस समय हम भोजन को आत्मसात करते हैं, और जब हम क्या खाना है इसका जवाब देते हैं तो वह वहाँ पर व्यवस्थापन होता है। व्यवस्थापन, व्यवस्थापन को ही स्मंजन या संधानीकरण भी कहते हैं। व्यवस्थापन के अंतर्गत हम पुरानी योजनाओं को समायोजित करते हैं या नई योजनाओं का हम सृजन करते हैं। जैसे विद्यालय पूर्व का बालक जब चिड़ियाघर में जाता है और ऊंट को देखता है तो वह उसे घोड़ा कह के पुकारता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में पहले से ही घोड़े की स्कीमा बनी होती है, योजना बनी होती है। लेकिन जब वह घोड़े को और इस नए जानवर को एक साथ मिलाता है, उसकी विशेषताओं को एक साथ मिलाता है, तो वह अपनी योजनाओं में सुधार करता है और अपने माता पिता से पूछता है कि यह नई चीज़ क्या है। माता पिता से ऊंट यह बताए जाने पर बालक अपने मस्तिष्क में नई योजना बनाता है ऊंट की। मतलब पहले बालक आत्मसात करते हैं, तत्पश्चात वह व्यवस्थापन करते हैं। सीधे से हम ये कह सकते हैं कि आत्मसात्करण में जहाँ पुराने अनुभव में नए अनुभव जुड़े जाते हैं, वहीं पर व्यवस्थापन में पुराने अनुभवों में हम संशोधन कर जाते हैं। इस प्रकार से ही संज्ञानात्मक विकास होता है। 2. संगठन, संगठन के द्वारा भी योजनाएं परिवर्तित होती हैं। पर्यावरण के प्रत्यक्ष संपर्क के अलावा यह आंतरिक रूप से भी घटित होती है। जब बालक नई संज्ञानात्मक संरचनाएं निर्मित करते हैं, वे उनका पुनर्व्यवस्थापन भी करना प्रारंभ कर देते हैं और इसे ही संगठन कहा जाता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। इन अवस्थाओं के बारे में पियाजे की कुछ धारणा भी थी। पियाजे का ये कहना था कि ये समस्त अवस्थाएं निश्चर एवं सार्वभौमिक होती हैं। निश्चर से तात्पर्य है कि अवस्थाएं हमेशा निश्चित क्रम में ही उदित होती हैं और उसमें से कोई भी अवस्था छोड़ी नहीं जा सकती है। सार्वभौम और निश्चर दोनों बालकों के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करती है। आगे चल के पियाजे ने यह भी बताया कि जो परिपक्वता होती है वह संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरणीय कारक बालकों की इन अवस्थाओं से गुजरने की गति को प्रभावित करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं बताई हैं और यह अवस्थाएं उम्र के साथ निश्चर रूप में और सार्वभौमिक रूप में ही उदित होती हैं। अब हम देखते हैं कि पियाजे की वह 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। 1. संवेदी गामक अवस्था, जिसे संवेदी पेशीय अवस्था
गतिवाही अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था आदि नामों से भी जाना जाता है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को संवेदी पेशीय इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था के दौरान बच्चे भौतिक वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी संवेदनाओं एवं शारीरिक क्रियाओं की सहायता लेते हैं। इस अवस्था में शिशुओं में प्रतिवर्ती क्रियाएं या सहज क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना, उसे मुंह में डालकर समझने की कोशिश करना आदि कार्य करते हैं। इस अवस्था में शिशु जो होता है वह अलग अलग चीज़ें करना सीखता है। अर्थात नवजात शिशु एवं 2 वर्ष के बालक में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसीलिए इस अवस्था में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पियाजे का यह कहना है कि इस अवस्था में शिशु यह पूर्णतः आत्म केंद्रित होता है। इस अवस्था में वह प्रतिवर्ती योजनाएं दोहराता है। इस अवस्था में शिशु अपने रुचिकर अनुभवों को भी दोहराता है। उसी प्रकार से शिशु पर्यावरणीय मानकों की अनुक्रिया में अपने व्यवहारों में परिवर्तन भी करता है एवं वह घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की उसमें सीमित योग्यता भी आ जाती है। जैसे 3 माह का बालक भूख लगने पर चिल्लाना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही वह अपनी माँ को अपने कमरे में अपनी ओर आते हुए देखता है तो वह चिल्लाना बंद कर देता है। अर्थात यहाँ पर उसे पता लग जाता है कि अब उसकी माँ उसे आकर दूध पिलाएगी। मतलब यहाँ पर वह नैसर्गिक आकृति कल्प भी बनाता है। इस अवस्था में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं जो सीधे देखी, सुनी या महसूस नहीं की जा सकती। इसे ही वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। बालक को 3-4 महीने की आयु में यह आभास हो जाता है कि जब कोई वस्तु उनके सामने होती है तब उसका अस्तित्व बना होता है, लेकिन जब वह सामने से हट जाती है तब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक वह यह समझने लगते हैं कि जब कोई वस्तु उसके सामने नहीं भी होती है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इसे ही वस्तु स्थायित्व करके पियाजे ने पुकारा है। इस अवस्था के अंतिम तक के जो शिशु होता है वह समस्याएं के सांकेतिक साधनों से हल करना भी आरंभ कर देता है। इस प्रकार से संवेदीगामक अवस्थाओं में शिशु अलग अलग क्रियाएं करना प्रारंभ करता है। उसके बाद में आती है अगली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है इस अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष तक होती है। संवेदीगामक अवस्था का अंत पूर्व क्रियात्मक अवस्था से मिलता है। इस अवस्था में बालक पहले से अधिक जटिल समस्याओं का सामना करने लगता है, नई सूचनाओं व अनुभवों के साथ अनुकूलन करने लगता है। इस अवस्था में प्रारंभ में भाषा का विकास आश्चर्यजनक होता है। इस अवस्था में कुछ विशेषताएं भी देखी जाती है, जैसे कि शिशु यह बनावटी खेल खेलने लगता है, जैसे फ़ोन पे बात करना, टेलीविज़न देखना, अभिनय करना, डांस करना आदि। उसी प्रकार से वह हाथ में पेन, कलम, कागज़ लेकर चित्र भी बनाना प्रारंभ कर देता है। इतना ही नहीं, उसमें अहम भाव मतलब वह आत्म केंद्रित बन जाता है। वह अविनाशिता की अयोग्यता भी पहचानने लगता है। इस प्रकार से पूर्व क्रियात्मक अवस्था को पियाजे ने और 2 उप अवस्थाओं में बांट दिया है। सबसे पहली उप अवस्था उसने बोली है पाप संप्रत्यात्मक अवधि। यह अवधि 2 से 4 साल तक होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता का विकास कर लेता है। सूचकता का अर्थ होता है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने इसे 2 तरह के सूचकताएं बताई है, जैसे कि एक संकेत और दूसरा चिन्ह। उसके बाद में दूसरी अवधि उन्होंने बताई है अंतदर्शी अवधि।
यह अवधि उन्होंने 4 से 7 वर्ष तक बताई है। इस अवधि में बालकों का चिंतन पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे साधारण मानसिक प्रक्रियाएं करने लगते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सभी उनमें सम्मिलित हो जाता है। वो आसानी से इसे कर पाते हैं। उसी प्रकार से जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनके पीछे के नियम वो इस अवस्था में नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो जोड़ बड़ा वो आसानी से कर सकते हैं। अंतर्दर्शी चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसमें कोई भी क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। इस प्रकार से इस अवस्था में बालक संवेदीकामक अवस्था की अपेक्षा थोड़ा समझदार हो जाता है। उसके बाद में पियाजे ने अगली अवस्था बताई है मृत क्रियात्मक अवस्था या मृत संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की अवधि 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसे संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। जब बालक इस अवस्था में आता है तो उसके विचार प्रौढ़ों के विचारों से अधिक निकट हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। मृत क्रियात्मक तर्क अधिक तार्किक, नम्य और संगठित हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बीच समानता, असमानता, संबंध, दूरी आदि को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रीयता का गुण नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से 11 वर्ष की आयु तक बालक संज्ञानात्मक विकास की काफ़ी सीमाओं को पार कर लेता है, परंतु उसकी मानसिक संक्रियाओं में वस्तुओं का मृत या स्थूल रूप ही प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा इस अवस्था में चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है, क्योंकि बालक किसी दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में आसानी से नहीं सोच पाता है। इसके बाद अगली अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की अवधि 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। इस अवस्था का मुख्य विशेषता अमूर्त संप्रत्यों के रूप में चिंतन करने की योग्यता मानी जाती है। इस दौरान किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावशाली हो जाता है। उनके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। यह अवस्था उच्चतम संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है, जिसमें भाषा संबंधी तथा संप्रेषणशीलता संबंधी विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। उसी तरीके से कल्पना शक्ति को सृजन करने के लिए अच्छी तरह से वे उसका उपयोग में लाते हैं। संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण आदि से संबंधित सभी मानसिक क्षमताएं इनके विकसित हो चुकी होती है। वे समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। साथ ही साथ अगर कोई समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से करना है तो वो सोच समझ के करने लगते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता निगमनात्मक एवं आगमनात्मक चिंतन भी होता है। इस अवस्था में किशोरों में तर्क वाक्यों के बारे में निर्णय लेने की योग्यता आ जाती है। तर्क वाक्य एक दूसरे से संबंधित है या नहीं यह भी वो समझ लेते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में विचारशील चिंतन भी शुरू हो जाता है, जिनके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने तर्क का परीक्षण और मूल्यांकन भी करने लगते हैं। उसी प्रकार से अन्वेषणशीलता, मौलिकता, रचनात्मकता आदि सृजन में सहायक मानसिक क्षमताओं का भी विकास हो जाता है। पियाजे का ये कहना है कि सभी अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में तुलनात्मक अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, और यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के शिक्षा के स्तर को भी यह प्रभावित करती है। इस प्रकार से पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत बताते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संपूर्ण कालावधि को, जीवन कालावधि को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है, और यह अवस्थाएं चारों की चारों अवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति में देखने को मिलती है और वह निश्चित क्रम में ही उदित होती है। अब इस सिद्धांत के हम शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा करते हैं, जिसमें जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे शिक्षा
शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि शिक्षक को बालकों की समस्या का निदान करना चाहिए। उसी प्रकार बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलीकरण व स्कीमा जैसे नवीन संपत्तियों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की तरह भांति बतलाते हुए बुद्धि की एक नवीन व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है। इस प्रकार से जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारे सामने रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।